नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पाटिल। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मेरी प्रैक्टिस बेसिकली पुणे में है और मैं आज यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स और लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर्स मतलब स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक के कैंसर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टेज 4 कैंसर्स के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें आपके स्तन में गांठ बनना शुरू हो जाती है और इसको डिटेक्ट करना बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप इसको डिटेक्ट करोगे उतना अर्ली स्टेज में हम इसको पकड़ पाएंगे और पूरी तरह से इसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सबसे पहली बात, स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक के ब्रेस्ट कैंसर्स पूरी तरह से क्योरेबल है, मतलब पूरी तरह से ट्रीटेबल है। ये पूरी तरह से जड़ से निकल जाते हैं और आपका लाइफ इसमें नॉर्मल रहता है ट्रीटमेंट के बाद में, जितना भी नॉर्मल आपके लिखा हो। सो जब भी आपके स्तन में कोई भी गांठ आती है तो उसको आपको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है ऑब्वियसली स्तनों में कोई भी प्रकार की गांठ आना। दोनों स्तनों में से ये कहीं पे भी हो सकती है। ये कई बार स्तन में और उसी के साइड की बगल में मतलब एक्जिला में भी होती है, तो उसे भी ब्रेस्ट कैंसर के इसमें पकड़ा जाता है। दूसरा साइन है निप्पल में से कोई भी प्रकार का डिस्चार्ज आना। ये मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है या सिर्फ पानी वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तीसरा साइन है आपके दोनों स्तनों की सिमेट्री बिगड़ जाना। एक स्तन थोड़ा भारी लगना, दूसरा स्तन थोड़ा कम लगना या एक स्तन ज़्यादा खिंच जाना अंदर की साइड पे, ये भी सिम्टम हो सकता है। चौथा सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में बदलाव होना। कई बार ऐसा दिखता है कि ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन ऑरेंज अपीयरेंस, जिसको प्यूरी ऑरेंज अपीयरेंस ऐसा बोला जाता है, तो उस ऑरेंज के अपीयरेंस जैसी हो सकती है जिसमें मल्टीपल खड्डे 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 दिखाई देते, मल्टीपल पिंपल्स हो ऐसे लगता है। वो भी ब्रेस्ट कैंसर की निशानी है क्योंकि अंदर का गांठ वो स्किन को अपनी तरफ अंदर से खींच लेता है, उसकी वजह से वैसा अपीयरेंस बाहर से आता है। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर 26 से 27 महिलाओं के पीछे एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का निदान भारत में होता है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में, पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसी सिटीज़ में। रूरल पॉपुलेशन में अभी भी इसका इंसिडेंस थोड़ा सा कम है, पर फिर भी आप जहाँ पे भी रहते हो, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आता हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को इमीडिएटली जाके मिलना है। एज कोई भी हो, इसका क्या मतलब है? ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली एज ऑफ 45-50 के ऊपर ज़्यादा दिखते हैं, बट आजकल के एरा में हम 16 ईयर्स 17 ईयर्स के पेशेंट्स, अनमैरिड पेशेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होते हुए देख रहे हैं। तो इसमें एज अभी मैटर नहीं करता है, चाहे कोई भी एज हो, इसमें से कोई सिम्टम हो तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है। नेक्स्ट, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होता है? जब आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कोई भी कैंसर सस्पेक्टेड केस अगर हो तो उसमें 3 चीज़ें हमेशा करनी होती है। पहली चीज़ है उसकी बायोप्सी करना, ये देखने के लिए कि ये कैंसर है या कुछ और है। दूसरी चीज़ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, मतलब सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, मैमोग्राफी या पेट सीटी स्कैन, जो भी आपके डिसीज़ के लिए सही होगा। और तीसरा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो सबसे पहले डॉक्टर आपका करेंगे जब आप उनको मिलने जाओगे। उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बायोप्सी कब होनी चाहिए और पेट सीटी स्कैन या मैमोग्राफी कब होना चाहिए। यूजुअली जो 40 साल के अंदर के महिलाएं हैं उनमें हम सोनोग्राफी ही करते हैं। जो 40 साल के ऊपर के महिला हैं उनमें हम मैमोग्राफी और सोनोग्राफी दोनों प्रेफर करते हैं। अगर आपका कैंसर हमें लगता है कि अर्ली स्टेज में है तो हम पेट स्कैन का एडवाइस यूजुअली नहीं देते हैं, क्योंकि पेट स्कैन में बॉडी में रेडिएशन एक्सपोजर होता है और अननेसेसरी उसे यूज़ या अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि आपका कैंसर ब्रेस्ट से बाहर कहीं और नहीं फैला है तो पेट स्कैन करने की कोई ज़रूरत उस केस में नहीं होती है। तो बायोप्सी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली कौन से टाइप का है। इसमें कई टाइप्स हो सकते हैं।
कोई टाइप्स होते हैं जो कम तीव्रता के होते हैं, कोई टाइप्स जो होते हैं वो माध्यम तीव्रता के होते हैं, और कोई टाइप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। तो ये पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से पूरा इफेक्ट आगे की ट्रीटमेंट पे पड़ता है। सर्जरी कब करनी है, कीमो कब करना है। नेक्स्ट, जो बायोप्सी हम करते हैं उसके ऊपर एक एडवांस टाइप की स्टडी भी हम करते हैं, जिसे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आप खुद ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हैं या आपके जान पहचान में कोई है, तो इन 3 रिसेप्टर्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे ER, PR और HER2 कहा जाता है। ये 3 प्रकार के रिसेप्टर्स है। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट का पूरा खेल इन 3 रिसेप्टर्स पे आधारित होता है। ये 3 रिसेप्टर्स की जांच आपकी अगर नहीं हुई हो तो आपको ट्रीटमेंट हम दे ही नहीं सकते आगे की, क्योंकि इस 3 रिसेप्टर्स पे ही हमें पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली किस प्रकार की ट्रीटमेंट आगे देनी चाहिए। तो अगर आपकी ये जांच नहीं हुई हो तो आप प्लीज़ आपके डॉक्टर के साथ उसके बारे में डिस्कस कीजिए। स्टेज 1 कैंसर क्या होता है? स्टेज 1 मतलब गांठ ब्रेस्ट कैंसर में सीमित है, उसके अलावा वो और कहीं फैली नहीं है। स्टेज 2 होता है कि गांठ ब्रेस्ट में है, साइज उसका काफ़ी बड़ा है, पर वो अभी भी कहीं और फैली नहीं है। और स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर वो होता है कि गांठ काफ़ी बड़ी है ब्रेस्ट में और वो बगल में भी जा चुकी है, पर बगल के अलावा और कहीं बॉडी में नहीं गई है। अगर वो कहीं और भी जाती है बगल के अलावा तो उसे स्टेज 4 कहा जाता है। तो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक ये सारी ब्रेस्ट कैंसर्स कंप्लीटली क्योरेबल, ट्रीटेबल, इसको पूरी तरह से जड़ से निकाला जा सकता है। अगर कोई पेशेंट ER, PR और HER2 3 रिसेप्टर्स, उसका कुछ भी हो सकता है, तीनों नेगेटिव हो सकते हैं, तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। इसे प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, ये रिपोर्ट के बेसिस पे ही हमें पता चलता है। तो ये रिपोर्ट आ जाने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पेशेंट की पहले सर्जरी होनी चाहिए या पहले कीमो होना चाहिए। अब पहले कीमो क्यों? क्योंकि जो स्टेज 3 ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, और वो बगल में भी ऑलरेडी फैल चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको और वेट करेंगे, सर्जरी में कम से कम 30 डेज चले जाते हैं सर्जरी करने में, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम में, इस दौरान अगर उसमें से कोई भी सूक्ष्म गांठ निकल के ब्रेस्ट से बाहर जाके कोई और ऑर्गन में पहुंच जाती है तो वो डायरेक्टली स्टेज 4 हो जाता है। इसके वजह से स्टेज 3 कैंसर्स में सर्जरी नहीं करके पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, ताकि आपके बॉडी में जितने भी सूक्ष्म कैंसर के कण हैं वो पूरी तरह से मर जाए, जिसकी वजह से वो कैंसर अपस्टेज या स्टेज 4 में नहीं जाएगा और वो छोटा छोटा होता जाएगा। तो इसके 2 एडवांटेजेस होते हैं पहले कीमोथेरेपी करने के। पहली चीज़, आपका कैंसर बढ़ेगा नहीं, दूसरी चीज़ वो साइज़ में घटता चला जाएगा, और अगर वो साइज़ में घटता चला जाता है तो हम बाद में सर्जरी करते समय आपकी पूरा स्तन या पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ उस गांठ को बाहर निकाल सकते हैं, आपका ब्रेस्ट वहाँ वैसा का वैसा रहेगा, जिसके वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, ब्रेस्ट एसिमेट्री नहीं आएगा, और सोशल इनिबिशंस या सोशल दिक्कतें बाद में नहीं आएंगे। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, मतलब सिर्फ गांठ बाहर निकालना, इस ऑप्शन को प्रेफर कर रही है। तो इसकी वजह से हमें कीमोथेरेपी पहले देना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसा दिखा है कि जिन पेशेंट्स की पहले कीमोथेरेपी करके बाद में सर्जरी किया है, उनका सर्वाइवल काफ़ी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वैसे मरीज जिनकी सर्जरी पहले हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमेशा अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर का निदान हुआ है तो आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी राय लेनी है, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि पहले कीमोथेरेपी होनी चाहिए या पहले सर्जरी होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो सपोज स्टेज 1 और स्टेज 2 के ब्रेस्ट कैंसर में पहले हमने सर्जरी कर दिया, तो उस सर्जरी में बाहर जो टिश्यू निकलता है उसका अभ्यास हम करते हैं, उसका रिसेप्टर्स का अभ्यास हम करते हैं, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लगनी भी चाहिए या नहीं। हर मरीज को ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे सर्जरी का रिपोर्ट देख के कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। यूजुअली स्टेज 2 से लेके स्टेज 3 के कैंसर्स में कीमोथेरेपी देना अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है।
स्टेज 1 के कैंसर्स में यूजुअली हम कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। अब कीमोथेरेपी की जब बात आती है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है। कॉम्प्लिकेशंस आजकल के कीमोथेरेपी के ड्रग्स में उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने आज से 5 साल या 6 साल पहले तक थे। अभी काफ़ी ड्रग्स जो है वो मॉडर्न मेडिसिन्स आ गए हैं, जिसके वजह से हेयर लॉस, उल्टी होना, मलमल होना, शरीर का रंग बदल जाना, वेट लॉस होना, ये सारी दिक्कतें आजकल नहीं आती है। इसलिए कीमोथेरेपी अगर आपको ज़रूरी है तो उसको लेना ही चाहिए, उसको कृपया करके अवॉइड ना करें, क्योंकि पहले 5 या 6 महीने की कीमोथेरेपी अगर आप ले लेते हैं तो आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 5 महीने की ये ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज बेटर दैन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो हमेशा इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्गर से लॉन्गर सर्वाइवल की तरफ जा रहा है और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, अभी ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कीमोथेरेपी तक सीमित नहीं है। इसमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का काफ़ी योगदान आया है। जैसे मैंने 3 रिसेप्टर्स के बारे में आपको बताया, ER, PR और HER2। इसमें से ER और PR जो है, जिसको ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर कहा जाता है, ये अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। इससे सर्वाइवल काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ऐसे केसेस में हम यूजुअली आपको कुछ टैबलेट्स पे स्टार्ट करते हैं जो कि हार्मोनल टैबलेट्स है, जिसे टारगेटेड थेरेपी भी कहा जाता है। इस टारगेटेड थेरेपी को आप गोली के स्वरूप में लेते हैं, मुंह से लेते हैं रोज़ एक बार, कुछ 21 दिन के लिए, कुछ 30 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका डिसीज़ क्या है। इसकी वजह से ये डिसीज़ लौट के कभी दोबारा नहीं आता है। और जो तीसरा रिसेप्टर है जिसका नाम है HER2, HER2, ये ड्राइवर रिसेप्टर है और ये काफ़ी अग्रेसिव माना जाता है। तो अगर आपका HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है तो आपको उस HER2 रिसेप्टर के अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपी लेना कंपलसरी हो जाता है और ये करीबन 1 साल तक लगातार चलती है। हर 21 दिन में एक इंजेक्शन इसका आपको लेना पड़ता है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये लिटरली पानी पीने जैसा होता है, इससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। तो ER, PR या HER2, कोई भी तीनों चीज़ों में से एक भी रिसेप्टर अगर आपका पॉजिटिव होगा तो आप टारगेटेड थेरेपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इनमें से अगर तीनों रिसेप्टर्स आपके नेगेटिव हो गए तो इस कैंसर को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कहा जाता है और इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें भी अभी काफ़ी मॉडर्न मेडिसिन्स आ चुके हैं, जिसके वजह से इसका रेकरेंस या कैंसर का वापस आ जाना हम कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये मोटा सा हुआ इस कैंसर को हम कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी क्योरेबल कैंसर, मतलब स्टेज 3 से लेके स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 कैंसर, इसकी ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर HER2 पॉजिटिव जिसकी 1 साल होती है। सो मोस्ट ऑफ द कैंसर, 70% ऑफ ये कैंसर्स 6 महीने में इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में कोई भी यूजुअली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में आपको सिर्फ 3-4 महीने में एक बार आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके मिलना होता है, जब आपको वो क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे और जो भी राय आगे देनी है वो देंगे। सो ये हुआ स्टेज 1 और स्टेज 3 कैंसर्स के बारे में सब कुछ। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।